हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कंप्यूटर विद RCS। पाइथन सीरीज़ के इस वीडियो में आज हम डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन को डिटेल में समझेंगे। ये वीडियो क्लास 12 CBSE में कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। इस वीडियो की मदद से आप डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर टेक्निक्स और डिफरेंट ऑपरेशंस जो हम किसी डेटा स्ट्रक्चर में परफॉर्म करते हैं उनके बारे में डिटेल में इस वीडियो की मदद से आप सीखेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की जानकारी भी मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअली, मतलब हमें डेटा स्ट्रक्चर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और ये क्या चीज़ है। तो हमने बात की थी डेटा की। डेटा एक्चुअली क्या होता है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, ठीक है। और उनको एक प्रोसेस्ड वे में हमें जब हम उस डेटा को प्रोसेस करते हैं तो हमें मिलती है उसके बाद इंफॉर्मेशन। ओके, तो क्या करना पड़ता है, हमें डेटा को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। ओके, उसको स्टोर करके रखना पड़ता है, ठीक। तो और उसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है डिफरेंट तरीके से, ठीक। तो उन सब चीज़ों के लिए हमें इसी डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर कंप्यूटर सिस्टम एंड इट मस्ट बी रिप्रेजेंटेड, स्टोर्ड, ऑर्गेनाइज्ड, प्रोसेस्ड एंड मैनेज टू अचीव मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। ओके, तो हमें क्या करना है कि जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनसे क्या अचीव करना है, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन अचीव करना है। तो उसके लिए हमें डेटा को क्या करना पड़ेगा, हम ये देखना पड़ेगा कि हम उसे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे उसको स्टोर कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कैसे कर रहे हैं, ठीक है, प्रोसेस कैसे कर रहे हैं, ठीक, पूरा मैनेज कैसे कर रहे हैं, तो ताकि हमें मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल जाए। तो डेटा स्ट्रक्चर आर एन इफेक्टिव एंड रिलायबल वे टू अचीव दिस। डेटा स्ट्रक्चर ही एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से हम अपने डेटा से इंफॉर्मेशन को आसानी से रिट्रीव कर सकते हैं। ओके, डेटा स्ट्रक्चर इज अ नेम ग्रुप ऑफ अ डेटा ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स which is stored in a specific way and can be processed as a single unit. सिंपली डेटा स्ट्रक्चर की जो डेफिनेशन है वो कह रहा है कि एक क्या है, डिफरेंट डेटा टाइप्स का एक ग्रुप है, ओके, जिनको हम स्टोर करते हैं एक पर्टिकुलर तरीके से। एक उनका वे होता है, स्पेसिफिक वे होता है उनको स्टोर करने के रखने का, ठीक है, डेटा को स्टोर करके रखने का, मेमोरी में स्टोर करके रखने का। एक्चुअली डेटा कहाँ स्टोर होता है, आपका मेमोरी में स्टोर होता है। तो उसका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वे होता है और ताकि हम उसको फिर जब प्रोसेस करें तो वो सिंगल यूनिट के रूप में हमें अवेलेबल हो जाए क्योंकि हम एक जगह उसको स्टोर करके रखेंगे, ठीक है, स्पेसिफिक वे में एक लोकेशन पे इसको स्टोर करके रखेंगे और जब हम उसको प्रोसेस करेंगे तो एज अ सिंगल यूनिट हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। तो यही है आपका क्या, डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअली, ठीक है। तो सिंपली डेटा को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, और स्टोर करना, एक स्पेसिफिक वे में स्टोर करना, वही क्या कहलाता है, आपका डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर वी हैव इन पाइथन और अदर लैंग्वेजेस। हमारे पास कई सारे डेटा स्ट्रक्चर हैं, टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, स्टोर कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं। बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो दो टाइप के डेटा स्ट्रक्चर हैं, सिंपल डेटा स्ट्रक्चर और कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। ओके, सिंपल डेटा स्ट्रक्चर में बात करें, एरे और लीनियर लिस्ट, एरे बोल दीजिए या लीनियर लिस्ट बोल दीजिए, ये आपका एक सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर में को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। ओके, अब लीनियर को भी फिर हम ब्रेक कर देते हैं 3 पार्ट्स में, स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट। ये जो डेटा स्ट्रक्चर हैं ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आ जाते हैं। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आपके आ जाते हैं ट्रीज और ग्राफ्स। ओके, तो इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये था डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर की कितने टाइप के आपके डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक। नेक्स्ट में बात करते हैं कि सिंपल डेटा स्ट्रक्चर एंड कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले सिंपल डेटा स्ट्रक्चर। सिंपल डेटा स्ट्रक्चर, दीज डेटा स्ट्रक्चर्स नॉर्मली बिल्ड फ्रॉम द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स लाइक इंटीजर, रियल, कैरेक्टर, बुलियन। मतलब कि ऐसे डेटा स्ट्रक्चर जो प्रिमिटिव डेटा टाइप से मिलके बनते हैं। तो डेटा टाइप्स आपने पढ़ रखा है किसी भी लैंग्वेज में, क्या होते हैं, जो हमारे डेटा एलिमेंट्स होते हैं वो
किस टाइप के हैं, मतलब कि किस टाइप का डेटा हम अपने मेमोरी में यूज़ कर रहे हैं, वो किसके थ्रू आइडेंटिफाई होता है, डेटा टाइप्स के थ्रू आइडेंटिफाई होता है। तो हर लैंग्वेज के क्या होते हैं, अपने कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, ऐसे ही आपके पाइथन के भी कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। ओके, तो उन्हीं से ये मिलके बनता है आपका सिंपल डेटा स्ट्रक्चर। तो सिंपल डेटा स्ट्रक्चर का जो एग्जाम्पल मैंने बताया आपको वो है एरे और लीनियर लिस्ट। एरे कह लीजिए या लीनियर लिस्ट कह लीजिए, ठीक है। इसके बारे में भी हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे कि एरे क्या होता है, ठीक। अब बात करते हैं कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर की। कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर क्या चीज़ है? सिंपल डेटा स्ट्रक्चर कैन बी कंबाइन इन अ वेरियस वे टू फॉर्म मोर कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स। मतलब उसी सिंपल डेटा स्ट्रक्चर को भी आपस में कंबाइन करके यूज़ करना ताकि वो थोड़ा सा क्या हो जाए, कॉम्प्लेक्स हो जाए। तो उसी को कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर बोल रहा है। कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर बोल दीजिए या कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर बोल दीजिए, ठीक है। तो वो दो टाइप के मैंने बताए थे आपको, पिछले पिक्चर में हमने देखा था, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एलिमेंट स्टोर्ड इन अ सीक्वेंस, मतलब कि जो भी कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर का जो पार्ट है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इनमें जो भी हम डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ करेंगे उनमें एलिमेंट्स कैसे स्टोर होंगे, सीक्वेंस में स्टोर होंगे, 1 by 1। ओके, एग्जाम्पल हैं इसके स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट। ये किसके एग्जाम्पल हैं? कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर में जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं आपके, ठीक है, किस कैटेगरी में आ रहे हैं? कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आ रहे हैं, और उनके अंदर भी किस कैटेगरी में? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आ रहे हैं, स्टैक, क्यू एंड लिंक लिस्ट, ठीक है। इसी तरह पाइथन के पास भी अपने क्या हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हैं, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट्स। ये क्या है? पाइथन के अपने लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। ये इनके बारे में भी हमने पाइथन जब हमने पढ़ रखा है तो उसमें पढ़ा हुआ है कि लिस्ट क्या होते हैं, आपके टपल्स क्या होते हैं, डिक्शनरी क्या होती हैं, ठीक है। अगर आपको जानना है तो इसके वीडियोस भी मैंने बनाए हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को क्या कह रहा है कि दीज आर द मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर्स इन विच डेटा स्टोर रैंडमली, मतलब सीक्वेंस में स्टोर नहीं होता, ठीक है। और ये क्या होते हैं? मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को हम सिंगल लेवल डेटा स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसी नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को हम मल्टी लेवल आपका डेटा स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो इसका एग्जांपल बता रहा है ट्रीज, और ग्राफ्स भी होते हैं, ठीक है। आपने अगर C++ में पढ़ा होगा डेटा स्ट्रक्चर तो उसमें आपने पढ़े होंगे कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ट्रीज और ग्राफ के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। पाइथन में भी इसी तरह से डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में। तो सबसे पहले है लीनियर लिस्ट और एरेज। एक्चुअली क्या होता है? लीनियर लिस्ट नाम से समझ में आ रहा है, लीनियर फॉर्म में कोई एक लिस्ट को प्रोसेस करना। एरे भी वही है। एरे इज अ लिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट्स। ओके, तो हमें एक सीक्वेंस में हमने क्या कर दिया, स्टोर कर दिए कुछ ऐसे डेटा एलिमेंट्स जो सिमिलर टाइप के हैं, समझ रहे हैं। तो उसको हम बोल देंगे आपका एरे बोल देंगे। सिंपली आप देख रहे हैं यहाँ पर एक लिस्ट आपको दिख रही है जिसमें 4 एलिमेंट्स स्टोर्ड हैं, 25, 30, 45, 67, ऑल आर इंटीजर्स, दैट मीन्स सिमिलर डेटा एलिमेंट्स। सब क्या है? ये इंटीजर्स फॉर्म है। तो हमने एक सीक्वेंस में स्टोर कर दिया, और इसकी जो इंडेक्सिंग होती है वो कैसे होती है? 0, 1, 2, 3, 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है हमेशा। तो फर्स्ट इंडेक्स 0 कहलाता है, फिर नेक्स्ट 1, 2, 3 ऐसे करके आगे तक बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि जो इस डेटा स्ट्रक्चर का जो एरे का नेम था वो है नम एक एरे का नेम है यहाँ पर। अगर मैं 25 की बात करूं तो 25 की जो लोकेशन मैं पढ़ूंगा वो हो जाएगा आपका num0। इसकी लोकेशन num0 में क्या स्टोर है, इसका मतलब आपका 25 स्टोर है। ऐसे ही अगर num1 की बात करूं तो वो num1 में कौन स्टोर है? आपका 30 स्टोर है, ठीक है। तो इस ढंग से लीनियर लिस्ट और एरेज में क्या होता है? वर्क होता है, ठीक है। इसी तरह हम आप ये तो था इंटीजर का एक लिस्ट थी, पूरी कंप्लीट एरे था जिसमें सारे क्या थे? एलिमेंट्स कौन से थे? आपके सारे इंटीजर्स स्टोर थे, ठीक है। तो इसी तरह आप फ्लोटिंग टाइप वैल्यूज़ का भी बना सकते हैं, कैरेक्टर्स का भी बना सकते हैं, ठीक है, और स्ट्रिंग्स का भी बना सकते हैं। एक एरे बना सकते हैं जिसमें कंप्लीट क्या होंगे? सारे क्या होंगे? डेटा एलिमेंट स्ट्रिंग के फॉर्म में होंगे या कैरेक्टर्स के फॉर्म में होंगे, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एरे क्या होता है। एरे एक्चुअली लिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट्स, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर की, स्टैक की, तो स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर इन विच डेटा एलिमेंट आर स्टोर्ड इन अ स्पेसिफिक वे, लीफो। तो स्टैक भी क्या है? एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेकिन ये एक टेक्निक को फॉलो करता है जिसको बोलते हैं लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। दैट मीन्स कोई भी नया एलिमेंट अगर इसमें इंसर्ट हो रहा है या कोई एलिमेंट हम इसके डिलीट कर रहे हैं तो वो क्या होगा? केवल एक पोजीशन से ही होगा, और उस पोजीशन को बोलते हैं हम टॉप पोजीशन, ओके।
तो सिमिलरली हम एग्जांपल हम ले सकते हैं, अगर स्टैक ऑफ प्लेट्स, अगर आपने प्लेट्स का कोई ढेर लगा रखा है, ठीक है, तो आप देखेंगे तो अगर आप प्लेट उसमें से हटाना चाह रहे हैं तो जो सबसे लास्ट में प्लेट आपने उसमें रखी थी उस ढेर में, तो वही सबसे पहले क्या होगी, हटेगी, ठीक है। तो इसका मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया वही सबसे पहले आपका हटेगा, ठीक है। और इंसर्शन और डिलीशन भी कहाँ से होगा, उसमें एक ही पोजीशन से होगा, ठीक है। बीच में से आप प्लेट को नहीं हटा सकते, अगर हटाएंगे तो आपका वो डेटा स्ट्रक्चर गड़बड़ हो जाएगा, पूरा आपका जो स्टैक है वो गिर जाएगा पूरी तरह, ठीक है। तो आप हटाना है आपको कहाँ से, टॉप से, और टॉप में कौन सा एलिमेंट है, जो सबसे लास्ट में आया है, ठीक है। तो इस ढंग से आप ये वर्क करता है आपका स्टैक, ठीक है। इनके बारे में हम डिटेल में फिर आगे इनके चैप्टर्स हैं उनमें हम और पढ़ेंगे। अभी आप फिलहाल समझ लीजिए कि क्या क्या ये डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। नेक्स्ट है क्यू। क्यू इज अ डेटा स्ट्रक्चर इन विच डेटा एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन अ स्पेसिफिक वे कॉल्ड फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। क्यू सिंपली जो आप लाइन लगाते हैं, ठीक है। क्यू में हम देखते हैं कि क्या होता है, अगर इंसर्शन और डिलीशन की मैं बात करूं तो क्या होता है, आपका जो लास्ट में आएगा वो सबसे पीछे लगेगा, और अगर मैं डिलीशन की बात करूंगा तो सबसे पहले आया है वो सबसे पहले डिलीट होगा या हटेगा वहाँ से, ठीक है। और नया जो अगर लाइन में कोई आदमी लगेगा तो सबसे लास्ट में लगेगा, ठीक है, और लाइन से कोई हटेगा तो सबसे पहले से लगेगा, ठीक है। तो उस पोजीशन को बोलते हैं हम फ्रंट पोजीशन, जहाँ से आपका हटता है आदमी किसी भी लाइन से, क्यू से, ठीक है। और जहाँ से आदमी उस क्यू में जुड़ता है उसको बोलते हैं हम रियर पोजीशन। तो इंसर्शन तो होता है रियर पोजीशन से और डिलीशन होता है आपका फ्रंट पोजीशन से, ठीक है। तो इस ढंग से काम करता है आपका क्यू डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बारे में भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है लिंक लिस्ट। इन लिंक लिस्ट डेटा एलिमेंट्स आर लिंक टू वन अनदर, मतलब इसमें एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। ईच एलिमेंट इज नोन एज नोड, और वो जो एलिमेंट होता है वो एलिमेंट क्या माना जाता है, एक नोड माना जाता है। नोड, और एक नोड कंसिस्ट करता है, टू पार्ट्स होते हैं उसके, एक इन्फॉर्मेशन पार्ट होता है उसमें, और एक सिंपली हम इस ढंग से बना सकते हैं नोड को, इस ढंग का एक नोड होता है, एक इसका इन्फो पार्ट होता है, ठीक है, और एक होता है इसका लिंक पार्ट, ठीक है। इन्फो पार्ट में तो इसकी अपनी इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है, जो भी एलिमेंट डेटा एलिमेंट आपको स्टोर करना है वो इन्फो पार्ट में रहेगा। और लिंक पार्ट में क्या रहेगा, जो नेक्स्ट इसका नोड है, क्योंकि हमने क्या कहा इसमें जो एलिमेंट होते हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो एक नया एलिमेंट भी होगा, ठीक है। सपोज एक नया नोड है, अब इस नया नोड का जो एड्रेस होगा जहाँ ये स्टोर है, वो एड्रेस कहाँ स्टोर रहेगा, इस वाले उसमें फर्स्ट वाले नोड में। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, लिंक हो जाएंगे। इस ढंग से फिर इस वाले उसमें सेकंड नोड में क्या होगा, सेकंड नोड में डेटा पार्ट में जो इसका इन्फॉर्मेशन पार्ट है इसमें डेटा एलिमेंट स्टोर होगा, और उसके रियर पार्ट में उसके लिंक पार्ट में क्या होगा, थर्ड नोड का एड्रेस स्टोर होगा। इस ढंग से क्या बन जाएंगे, ये नोड की क्या बन जाएगी, चेन बन जाएगी, ठीक है। तो इसी को क्या बोल दे रहे हैं हम, लिंक्ड लिस्ट बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ही है। ओके, नाउ अगले की बात करते हैं। जो स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट की मैंने अभी बात की थी, वो तीनों क्या है आपके लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हो गए आपके, ठीक है। अब बात करता हूँ ट्रीज की। तो ट्रीज क्या है, ट्रीज आर मल्टी लेवल स्ट्रक्चर्स हैविंग हियरार्किकल रिलेशनशिप अमंग इट्स एलिमेंट्स। द टॉप मोस्ट एलिमेंट इज नोन एज रूट एलिमेंट। तो ट्री का जैसे स्ट्रक्चर होता है, सिंपली ट्री का स्ट्रक्चर हम बात करें कि सबसे ऊपर एक रूट एलिमेंट होगा, फिर उसके ब्रांचेज निकले होंगे, ठीक है, तो उसके चाइल्ड नोड्स होंगे, फिर उसके ब्रांचेज निकले होंगे इस ढंग से, ठीक। तो इस ढंग से आपके एलिमेंट्स क्या होंगे, ट्री में स्टोर होंगे। तो ट्री का फॉर्म ऐसे होगा आपका। तो ये कहलाएगा आपका जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो रूट एलिमेंट कहलाएगा, बाकी सब उसके क्या कहलाएंगे, आपके चाइल्ड एलिमेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। तो इस ढंग से आपका ट्री स्ट्रक्चर, आपका डेटा स्ट्रक्चर वर्क करता है, और ये क्या है, एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ओके, तो ये हमने समझ लिया कि क्या होते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इनके बारे में भी डिटेल में हमने पढ़ लिया है। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर। अब हम इस किसी भी पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसको, क्योंकि यही ऑपरेशंस हम सीखेंगे इस पूरे चैप्टर में, कि किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में हम ऑपरेशंस को कैसे परफॉर्म करते हैं। तो कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, सबसे पहले इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब है कि एडिशन और न्यू एलिमेंट इन अ डेटा स्ट्रक्चर। कोई भी आप डेटा स्ट्रक्चर ले रहे हैं, चाहे आप स्टैक ले रहे हैं, क्यू ले रहे हैं या एरे ले रहे हैं, तो उसमें कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करना है तो वो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, इंसर्शन उसे बोलेंगे, ठीक है। डिलीशन, डिलीशन मीन्स रिमूवल ऑफ अ डेटा एलिमेंट। कोई एलिमेंट आपको उस लिस्ट में से या एरे में से क्या करना है, डिलीट करना है, तो उस प्रोसेस को डिलीशन बोलेंगे, तो डिलीशन ऑपरेशन भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। सर्चिंग, टू सर्च अ स्पेसिफिक डेटा एलिमेंट इन अ डेटा स्ट्रक्चर।
डेटा स्ट्रक्चर में कोई एलिमेंट को क्या करना है, सर्च करना है आपने, ठीक है। कोई लिस्ट है आपके पास और लिस्ट में कहता है कि इस एलिमेंट को आपको सर्च करके बताइए, तो उसके लिए सर्चिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं हम, ठीक है। ट्रैवर्सल क्या है, ट्रैवर्सल मीन्स प्रोसेसिंग ऑल द डेटा एलिमेंट्स, सारे डेटा एलिमेंट्स को प्रोसेस करना, मतलब रीड करना एक तरह से, वो कहलाता है आपका ट्रैवर्सल, ठीक है। नेक्स्ट है शॉर्टिंग, अरेंजिंग द डेटा एलिमेंट्स ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर इन अ स्पेसिफाइड ऑर्डर कॉल शॉर्टिंग, मतलब कि उनको एक स्पेसिफाइड ऑर्डर में लिखना, वही कहलाता है आपका शॉर्टिंग कहलाता है, चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, ठीक है। अनशॉर्टेड डेटा अगर है आपके पास तो उसको आप, एक एरे है आपके पास अनशॉर्टेड है, ठीक, उसके एलिमेंट को आप अगर शॉर्ट करना चाहते हैं तो वो डिपेंड करेगा आप अनशॉर्टेड मतलब कि उसको असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर रहे हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो टेक्निक यूज़ की जाएंगी इसके लिए, शॉर्टिंग टेक्निक्स, ठीक है। इसके जो शॉर्टिंग टेक्निक्स हैं और सर्चिंग टेक्निक्स हैं, इसके लिए मैंने अपने प्लेलिस्ट में काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप इन वीडियोस को ज़रूर देख लें, ठीक है। मैंने इनको बेटर ढंग से आपको समझाया हुआ है, आप मेरी प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ जाके आप सर्चिंग टेक्निक्स में हमने 2 सर्चिंग टेक्निक्स पढ़ी हैं, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, और सॉर्टिंग टेक्निक्स में हमने बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक्स के बारे में डिटेल में मैंने वीडियोस बनाए हैं, उनका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर देख लें ताकि आप आसानी से डेटा स्ट्रक्चर को और बेटर ढंग से समझ पाएँ। नेक्स्ट है जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, मर्जिंग। मर्जिंग का मीन्स कंबाइनिंग एलिमेंट ऑफ 2 सिमिलर डेटा स्ट्रक्चर टू फॉर्म अ न्यू डेटा स्ट्रक्चर ऑफ सेम टाइप, ठीक है। तो सिमिलर डेटा स्ट्रक्चर मतलब कि 2 एरे को जोड़ करके एक तीसरा एरे मर्ज करके बनाना, वही कहलाता है आपका मर्जिंग कहलाता है, ठीक है। तो ये भी ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में। तो आपको समझ में आ गया होगा हम क्या क्या कर सकते हैं, इंसर्शन कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, ट्रैवर्सल कर सकते हैं, शॉर्टिंग और मर्जिंग, ये ऑपरेशंस हम किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में परफॉर्म कर सकते हैं, ओके। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं आगे। तो सबसे पहले ये एक्चुअली मैंने लीनियर सर्च मैंने बताया आपको कि इसका प्रोग्राम का भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो थोड़ा सा इसकी मेथड कैसे वर्क करता है उसको समझ लेते हैं लीनियर सर्च को। तो लीनियर सर्च किसी भी अनसॉर्टेड एरे या शॉर्टेड एरे दोनों में से किसी में भी वर्क कर लेता है। तो सपोज हमारे पास एक एरे है, यहाँ पर दिया हुआ है अनसॉर्टेड एरे आपको गिवन है, ये एक लिस्ट गिवन है, हम सिंपली बात करें तो इसमें सारे एलिमेंट्स क्या हैं, सिमिलर टाइप के हैं, सारे इंटीजर्स हैं। तो आपको सर्च करना है 41 को। तो ये इसका जो प्रोसेस चलता है वो कैसे चलता है, तो सबसे पहले 41 आपका सर्च होता है पहले 0 इंडेक्स पे, क्योंकि इंडेक्सिंग इस ढंग से होती है इसकी 0 1 2 3 से लेके 7 तक इंडेक्सिंग हो जाएगी, ये मैंने शो कर रखा है, ठीक है। तो 41 जो है कंपेयर होगा पहले फर्स्ट 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उससे, ठीक है। फिर अगर वहाँ पर मैच नहीं होता है तो फिर 41 कंपेयर होगा नेक्स्ट इंडेक्स के एलिमेंट से, फिर नेक्स्ट इंडेक्स के एलिमेंट से, और तब तक कंपेयर होता जाएगा जब तक आपका 41 आपका सर्च जो है सक्सेसफुल नहीं हो जाता। तो जैसे ही ये 4th इंडेक्स पे पहुँचेगा, आप देख रहे हैं यहाँ पर 4th इंडेक्स पे जैसे ही पहुँचेगा तो यहाँ पर आपका 41 क्या हो जा रहा है, आपका इक्वल हो जा रहा है 41 के। तो एलिमेंट जो आप सर्च करना चाह रहे हैं वो आपको फाउंड हो जा रहा है, तो यहीं पर आप प्रोग्राम को क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे। तो ठीक है, तो लीनियर सर्च का मतलब क्या है कि सारे एलिमेंट आपके 0 इंडेक्स से लेकर के जब तक वो एलिमेंट फाउंड नहीं हो जाता तब तक सारे एलिमेंट क्या हो रहे हैं, कंपेयर हो रहे हैं किससे, आइटम से, जो आइटम आप सर्च करना चाह रहे हैं उस आइटम से कंपेयर हो रहे हैं, ठीक है। और इसका मतलब लीनियरली क्या हो रहा है, 1 by 1 वो क्या करते जा रहा है, आपका सारे इंडेक्स को चेक करते हुए जा रहा है आगे को। तो इस ढंग से ये वर्क करता है। इसको और बेटर ढंग से समझने के लिए मैंने आपसे कह दिया है कि आप मेरे वीडियोस को और देख लें, लीनियर सर्च से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है, उसको आप देख लें तो आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा लीनियर सर्च, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट बाइनरी सर्च की। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लीनियर सर्च टेक्निक से थोड़ा सा अलग है। एक्चुअली बाइनरी सर्च केवल जैसे मैंने बात की कि लीनियर सर्च शॉर्टेड और अनशॉर्टेड दोनों एरेज में काम कर जाता है, लेकिन बाइनरी सर्च केवल शॉर्टेड एरे में काम करता है, ठीक है। तो इसकी टेक्निक क्या है, इसकी टेक्निक ये है कि हम इसमें क्या करते हैं, पहले आपका मिडिल एलिमेंट फाइंड करते हैं, ठीक है। हम स्टार्टिंग इंडेक्स को मान लेते हैं, कोई एक एरे आपको गिवन है, सपोज इस ढंग से एरे गिवन है आपको, ठीक है, पूरा एक एरे गिवन है। तो हमने क्या करा, फर्स्ट केस में क्या करा कि बिगनिंग एक मान लिया आपका 0 इंडेक्स को, और लास्ट मान लिया इसके साइज -1 को, मतलब कि लास्ट इंडेक्स को लास्ट में स्टोर कर दिया। तो 3 वेरिएबल ले लिए, बिगनिंग, मिड और लास्ट, और बिगनिंग के अंदर 0 इंडेक्स स्टोर कर दिया फर्स्ट केस में, और लास्ट के अंदर उसका लास्ट इंडेक्स स्टोर कर दिया।
और उसके बाद फिर निकाला इसका मिडिल पोजीशन। मिडिल पोजीशन इस फॉर्मूले की मदद से निकाला, बिगनिंग प्लस लास्ट अपॉन 2 की मदद से मिडिल पोजीशन निकाला, और फिर चेक किया कि जो मैं एलिमेंट सर्च करना चाह रहा हूँ वो मिडिल पोजीशन पर तो नहीं है। ठीक है, अगर वो मिडिल पोजीशन पे है तब तो सर्च सक्सेसफुल हो जाएगा, अदरवाइज़ फिर क्या होगा, पूरा प्रोसेस क्या होगा अगले में फिर ये चेक करेगा कि वो मिडिल से छोटा है या बड़ा है। ठीक है, ये 51 जो एलिमेंट है इसके मिडिल पोजीशन में वाले एलिमेंट से बड़ा है या छोटा है। ठीक है, तो सपोज इस केस की बात करूँ तो इस केस में 51 जो है वो क्या है, 41 से क्या है, बड़ा आ रहा है। तो इसका मतलब अब वो क्या कर देगा, बिगिनिंग की पोजीशन चेंज कर देगा। अब बिगिनिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि अब एलिमेंट्स जो मिडिल से पहले के एलिमेंट्स हैं उनमें चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप मिडिल के बाद के एलिमेंट में ही उसको क्या करिए, सर्च करिए, क्योंकि उससे बड़ा एलिमेंट है तो उसके बाद ही मिलेगा आपको, उससे पहले तो मिलेगा नहीं, तो आपको सर्च करने की, वहाँ कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपने किसकी पोजीशन चेंज कर दी, बिगिनिंग की पोजीशन चेंज कर दी। अब बिगिनिंग आपका हो गया मिड प्लस 1, आपने नेक्स्ट केस में क्या कर दिया, बिगिनिंग को मिड प्लस 1 बना दिया। ठीक है, तो फिर आपको अब पहले के जो एरे है, बिगिनिंग से मिड से पहले का जो एरे था अभी तक, उसको चेक करने की अब ज़रूरत नहीं है। अब सेकंड केस में फिर से बिगिनिंग की वैल्यू आपके पास है, लास्ट की वैल्यू वही रही जो थी पहले ही, तो फिर से दोबारा से मिड पोजीशन निकालिए, फिर चेक करिए कि आपका जो 51 है वो मिड पोजीशन वाले एलिमेंट पे तो नहीं है, ऐसा है नहीं क्योंकि 60 है। ठीक है, 60 है तो आपको सर्च करना है 51, तो ये केस भी यहाँ पर मैच नहीं हो पाया। तो फिर अब देखिए कि वो मिड से छोटा है या बड़ा है। ठीक है, तो इससे पहले केस में वो मिड से क्या था, बड़ा था, तो हमने किसकी पोजीशन चेंज करी, आपकी बिगिनिंग की पोजीशन चेंज करी। यहाँ हम देख रहे हैं कि वो क्या है, जो 51 हमें सर्च करना है वो मिड वाले एलिमेंट से क्या है, छोटा है, मिड पे है 60 और आपको सर्च करना है 51, तो छोटा है। तो इस केस में आपकी किसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि मिड के बाद के एलिमेंट्स में आपको सर्च नहीं करना है, अब मिड के बाद के एलिमेंट्स में मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी क्या है, उनसे छोटा एलिमेंट है, तो वहाँ तो मिलेगा नहीं, उससे पहले ही होगा वो। तो इसका मतलब अब आप क्या करिए, लास्ट की पोजीशन को क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो सेकंड केस में क्या होगा, लास्ट की पोजीशन चेंज हो जाएगी और लास्ट इक्वल टू हो जाएगा मिड माइनस 1। ओके, लास्ट इक्वल टू मिड माइनस 1 हो जाएगा। और अगले केस में आप देखेंगे कि बिगनिंग की पोजीशन वही रही, लास्ट की पोजीशन चेंज हो गई है। ठीक है, तो बिगनिंग क्या रहा आपका, 5 ही रहा। ठीक, और बिगनिंग 5 रहा, लास्ट भी अब आपका 5 हो चुका है, क्योंकि पहले आपका 6 था तो -1 कर दिया आपने, तो 5 हो चुका है। और मिड जब इसका निकालेंगे तो मिड भी आपका, मिड क्या निकलेगा, मिड भी इस केस में क्या निकलेगा, 5 निकलेगा। तो अब मिड पोजीशन पे चेक करिए कि एलिमेंट मिल गया है। यस, इस केस में आपका एलिमेंट क्या हो चुका है, सक्सेसफुल हो गया। तो 3 अटैम्प्ट में ही मुझे क्या मिल गया, ये एलिमेंट मिल चुका है। ठीक है, तो इस ढंग से थोड़ा सा ये क्या है, लीनियर सर्च के मुकाबले थोड़ा फास्ट मेथड है, किसी भी एलिमेंट को सर्च करने की टेक्निक है। ठीक है, लेकिन बस यही है कि ये किस पर काम करता है, केवल शॉर्टेड एरे पे ही काम करता है। ठीक है, अगर आपको अनशॉर्टेड एरे मिलता है तो शॉर्ट मेथड से, जो आपके पाइथन में आपके पास एक शॉर्ट फंक्शन होता है जिसकी मदद से आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं, तो पहले शॉर्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद बाइनरी सर्च आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी समझने के लिए मैंने इसका भी एक वीडियो बहुत अच्छे ढंग से समझाया हुआ है उन वीडियो में, और उसको बेटर ढंग से समझने के लिए उन वीडियो को आप ज़रूर देख लें, उनका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं आगे। तो ये था आपका बाइनरी सर्च, इस ढंग से वर्क करता है। इसका प्रोग्राम मैं यहाँ इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पे प्रोग्राम पे वीडियोस बना चुका हूँ। ठीक है, ताकि ये वीडियो आपका काफ़ी लंबा ना हो, इस वजह से मैं इसके प्रोग्राम को यहाँ नहीं समझा रहा हूँ। आप इसको मेरे वीडियो में जा करके देख लें, प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इम्पॉर्टेंट है कि इंसर्शन इन अ लीनियर लिस्ट। लीनियर लिस्ट में इंसर्शन हम कैसे करते हैं, कोई नया एलिमेंट इंसर्शन, मैंने अभी एक ऑपरेशन आपको बताया था। ठीक है, सर्चिंग ऑपरेशन के लिए मैंने 2 टेक्निक आपको बता दी, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। ठीक है, ऐसे इंसर्शन भी एक ऑपरेशन था जो हम किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। तो इंसर्शन कैसे होता है वो हमें समझना है कि इंसर्शन ऑफ अ न्यू एलिमेंट इन द एरे कैन बी डन बाय 2 वेज। किसी भी नए एरे में या लिस्ट में अगर जब हम इंसर्शन करते हैं तो उसके 2 तरीके हैं। कह रहा है 2 तरीके से होता है कि पहला तरीका क्या है, इफ द एरे इज अनसॉर्टेड द न्यू एलिमेंट इंसर्टेड इन द एंड ऑफ द लिस्ट। अब डिपेंड करता है कि जिस लिस्ट में आप कोई नया एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं वो शॉर्टेड है या अनशॉर्टेड है। अगर वो अनशॉर्टेड होगी तो ऑब्वियसली जो आपका नया एलिमेंट इंसर्ट होगा वो सबसे लास्ट में आप उसको इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर वो क्या है, आपकी शॉर्टेड है, इफ द एरे इज शॉर्टेड देन द न्यू एलिमेंट इज एडेड टू द एप्रोप्रिएट
पोजीशन। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी पोजीशन फाइंड करनी पड़ेगी कि उस लिस्ट में वो कहाँ पर आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद एलिमेंट्स को क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ता है, जगह बनानी पड़ती है नए एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए, और फाइनली फिर उस एलिमेंट को क्या करना पड़ता है, इंसर्ट करना पड़ता है, जैसा आप एग्जांपल में यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। आपके पास एक एरे है, आपको गिवन एक एरे है, ठीक है, उनकी इंडेक्सिंग हो रखी है, आपको नया एलिमेंट इंसर्ट करना है 35। तो आपने सबसे पहले पता करा कि इस 35 की जो जगह है वो कहाँ पर है। तो ये 35 कहाँ पर आएगा, 25 और ये आएगा आपका 31 और 39 के बीच में, ठीक है। थोड़ा एरो ऊपर हो गया है, तो कहाँ पर आएगा, 31 और 39 के बीच में आएगा कहीं पर। तो इसका मतलब 39 को मुझे क्या करना पड़ेगा, 31 के बाद आएगा और 39 से पहले आएगा, तो 39 को शिफ्ट करना पड़ेगा नीचे को। तो मैंने नेक्स्ट में देखा आपने कि 43 को भी शिफ्ट कर दिया, क्योंकि उसके लिए हमें 43 को भी शिफ्ट करना पड़ा। तो 43 को नीचे शिफ्ट करा और 39 को उसकी पोजीशन पर शिफ्ट करा। तो उसके बाद आपके लिए प्लेस खाली हो गया, जहाँ पर आप 35 को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, और फाइनली फिर आपने उसको क्या कर दिया, वहाँ पर इंसर्ट कर दिया। तो इस तरीके से आपका ये एल्गोरिदम काम करता है, किसका, इंसर्शन इन अ लीनियर लिस्ट का, ठीक है। इसको और बेटर ढंग से एक एग्जांपल के साथ और समझते हैं, ठीक। तो ये एक एरे आपको गिवन है जिसमें आपको इंसर्ट करना है एलिमेंट 44, ठीक है। तो 44 एलिमेंट आपको गिवन करना है, तो उसके लिए पहले पोजीशन फाइंड करिए कि 44 कहाँ पर इंसर्ट होगा, ऑब्वियसली, ठीक। तो आप 44 देखेंगे तो इंडेक्स 2 पे 44 आना चाहिए, क्योंकि 32 के बाद आएगा, तो इसका मतलब इंडेक्स 2 पे आपका 44 इंसर्ट होगा, और इंडेक्स 2 पे ऑलरेडी क्या है, 55 है। तो इसका मतलब क्या होना है कि बाकी सारे एलिमेंट को 1 बाय 1 क्या होना पड़ेगा, राइट शिफ्ट होना पड़ेगा, ठीक है। तो कितने शिफ्ट के बाद आपको ये पोजीशन मिल पा रही है, चेक करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट में 100 कौन सी पोजीशन पे, 100 अभी कौन से इंडेक्स पे था, 6 पे था, तो 100 को कहाँ पहुँचाएंगे हम, 7th इंडेक्स पे पहुँचाएंगे, ठीक है। ऐसे ही आपका जो 6 इंडेक्स खाली हुआ उसमें 90 को शिफ्ट कर देंगे सेकेंड शिफ्ट में। थर्ड शिफ्ट में हम फिर जो पोजीशन 90 की खाली हुई थी उसमें 89 को शिफ्ट कर देंगे। फोर्थ पोजीशन में आप जो आपका 89 की पोजीशन खाली हुई थी उसमें 76 को फिल कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से फिर उसके बाद नेक्स्ट केस में जो आपने 76 के लिए जो जगह खाली हुई थी उसमें आप क्या शिफ्ट कर देंगे, 55 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि आपका जो एलिमेंट है 44 वो क्या आना है, 55 से पहले आना है, ठीक है। तो फिफ्थ शिफ्ट में आपको वो जगह मिल चुकी है, इंडेक्स 2 आपका खाली हो गया है। अब आपका काम क्या है कि उसमें आप क्या कर लीजिए, एलिमेंट को शिफ्ट कर लीजिए, उसको उसमें इंसर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इंसर्शन वर्क करता है। सब कहने का मतलब है कि सबसे पहले पोजीशन हमें फाइंड करनी है कि किस पोजीशन पे वो एलिमेंट इंसर्ट हो पाएगा, और पोजीशन फाइंड करने के बाद फिर एलिमेंट्स को शिफ्ट करना है, शिफ्ट करके उस पोजीशन को खाली करना है, ठीक है। और फाइनली जब वो खाली हो जाती है पोजीशन, उसमें फिर देन आपको एलिमेंट को क्या कर देना है, इंसर्ट कर देना है, ठीक है। तो ये सारा वर्क हम कैसे समझेंगे, प्रोग्राम के थ्रू एक समझेंगे कि कैसे वर्क हो रहा है पूरा, ठीक है। तो आपका इंसर्शन इन अ लीनियर लिस्ट में इसका एक प्रोग्राम यहाँ पर बना हुआ है, उसको आप समझ लीजिए कि कैसे वर्क कर रहा है। इस प्रोग्राम को हम नेक्स्ट वीडियो में फिर पाइथन आईडीएली में टाइप करके भी हम देखेंगे, ठीक है। अभी तो केवल इसको समझ लेते हैं कि कैसे वर्क होता है इसका, ठीक। तो इसके लिए मैंने क्या बनाए हैं, 2 फंक्शंस हमने यूज़ किए हैं। एक फंक्शन है फाइंड पोजीशन, जो मदद करेगा उसकी पोजीशन को फाइंड करने में, क्योंकि मैंने क्या कहा, सबसे पहले हमें पोजीशन फाइंड करनी है कि कहाँ पर वो एलिमेंट इंसर्ट हो सकता है। फिर उसके बाद एक और फंक्शन मैंने बनाया है शिफ्ट फंक्शन, जो मदद करेगा वो एलिमेंट्स को शिफ्ट करके उस लोकेशन को खाली करने में, और फाइनली फिर मैं क्या करूँगा, उसमें एलिमेंट को क्या करूँगा, इंसर्ट कर दूँगा, ठीक है। तो मेन प्रोग्राम से इसको समझते हैं। तो सबसे पहले मेन प्रोग्राम में मैंने क्या बना लिया, एक माई लिस्ट एक फंक्शन बना लिया है, ठीक है। माई लिस्ट एक लिस्ट बना ली है माई लिस्ट नाम से, जिसके अंदर एलिमेंट मैंने स्टोर कर दिए हैं शॉर्टेड ऑर्डर में, ठीक है। तो इसको मैं प्रिंट करा सकता हूँ, इस लिस्ट को मैं प्रिंट करा दूंगा तो ये सिमिलर ये लिस्ट मेरी स्क्रीन पे क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैंने अगला काम क्या है, नेक्स्ट वर्क है कि किस आइटम को मुझे इंसर्ट करना है, उस आइटम को मैं इनपुट कराऊंगा, यूज़र से पूछूंगा कि उस आइटम को इनपुट करे। तो मैंने इनपुट फंक्शन की मदद से एक एलिमेंट इंटर करा लिया और उसको किसके अंदर स्टोर कर दिया, आइटम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है। एंड देन उसके बाद अब जब वो आइटम मुझे मिल चुका है कि जिसे मुझे इंसर्ट करना है, तो अब मैं इसकी सबसे पहले क्या फाइंड करूँगा, पोजीशन फाइंड करूँगा। तो यहाँ पर पोजीशन फाइंड करने के लिए मैंने एक फंक्शन कॉल कर दिया है फाइंड पोजीशन, जिसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट पास कर दिए, माई लिस्ट और आइटम।
माई लिस्ट मतलब पूरी की पूरी लिस्ट, उसमें सर्च कहते हैं पोजीशन ट्रैक करेगा और वो आइटम को भी ट्रैक करेगा। तो ये कंट्रोलर इसके बाद सीधे ये फंक्शन कॉल हो रहा है तो कंट्रोलर कहाँ चले जाएगा, फाइंड पोजीशन आपका जो फंक्शन है उसकी डेफिनेशन पर चला जाएगा कंट्रोलर, क्योंकि कॉल होते ही फंक्शन कहाँ चले जाता है, उसके डेफिनेशन पर चला जाता है। ये हमने फंक्शन डेफिनेशन वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ आप देख रहे हैं माई लिस्ट का जो नेम है वो AR हो चुका है और आइटम की जगह पर आइटम ही यूज़ होगा, जिस आइटम को हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले उसने क्या करा, इसके अंदर साइज़ निकाल लिया उस AR का, जो एरे का है, वहाँ उसको नाम वो AR ले रहा है। आपका जो मेन प्रोग्राम में उसका नाम था माई लिस्ट, वहाँ उसका नाम AR है, ठीक है। एक्चुअली वो वही लिस्ट है जिस लिस्ट पे हमें वर्क करना है, ठीक। तो इसकी लेंथ निकाल दी उसने, साइज़ के अंदर एक लेंथ फंक्शन यूज़ कर रखा है जिसकी मदद से AR की लेंथ आपकी निकल गई। तो आप देखेंगे कि इसकी लेंथ एक्चुअली कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7, इसकी साइज़ जो है वो कितना हो गया आपका, 7 हो गया है, ठीक। अब ये क्या कर रहा है, सबसे पहले कंडीशन चेक कर रहा है। पहली कंडीशन क्या चेक कर रहा है कि आइटम इज़ लेस देन एरे 0। तो आप ध्यान से देखिए कि एरे 0 पे क्या स्टोर होगा, अभी मैंने पीछे बताया था आपको, एरे 0 पे क्या स्टोर है आपका 20। तो आइटम आपने जो इंसर्ट करना है, जैसे सपोज हम पीछे क्या आइटम इंसर्ट कर रहे थे, हम आइटम इंसर्ट कर रहे थे आपका 44, सपोज मैं 44 ही मान लेता हूँ, ठीक है। तो आइटम मेरा क्या है, 44 है, ठीक। तो अब यहाँ पर चेक कर रहा है कि आइटम इज़ लेस देन एरे 0, क्या 44 20 से छोटा है। तो ये इफ़ कंडीशन का वर्क नहीं कर रही है, तो इसका मतलब रिटर्न 0 स्टेटमेंट काम नहीं करेगा। कहाँ चले जाएगा, एल्स केस में चला जाएगा, और एल्स में पोजीशन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, पोजीशन इक्वल टू हो जाएगा आपका -1। ओके, अभी तक की कंडीशन ये है, ठीक। फिर इसके बाद एक फॉर लूप लगा हुआ है, क्योंकि अभी आप ध्यान दे रहे हैं कि अगर ऐसा ट्रू हो जाता, अगर ये आइटम इज़ लेस देन एरे 0 हो जाता, तो इसका मतलब क्या है, ये क्यों करा उसने, ये कंडीशन क्यों लगाई। ये कंडीशन इसलिए लगाई कि हो सकता है कि आप 44 इंसर्ट नहीं कराना चाह रहे हैं, आप कराना चाहते हैं यहाँ पर 15 इंसर्ट। तो ऑब्वियसली 15 कहाँ आता, 20 से पहले आता, ठीक है। तो उस केस में वो क्या रिटर्न कर देता, आपका 0 रिटर्न कर देता। तो इसलिए ये कंडीशन लगाई कि क्या एलिमेंट, जो फर्स्ट एलिमेंट आपके लिस्ट में है, उस एलिमेंट से छोटा तो नहीं है, क्योंकि तो इसका अगर छोटा होगा तो इसका मतलब उससे पहले उसको आना पड़ेगा, तो उस सारे एलिमेंट को हमें राइट को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये कंडीशन इसलिए लगाई गई। तो इस केस में ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, ठीक है, क्योंकि हमने इंसर्ट करना है, आपका 44 इंसर्ट करना है, ठीक। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरे लिस्ट को 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने लगा दिया यहाँ पर फॉर लूप, ठीक है। अब वो फॉर लूप क्या चेक करेगा, फॉर लूप में 1 बाय 1 जो रेंज उसका दे रखी है हमने साइज -1 तक, उतने टाइम क्या करेगा, वो चेक करेगा कि एरे आई इज़ लेस देन इक्वल टू आइटम। अगर एरे जो एलिमेंट है इसमें, लिस्ट में जो एलिमेंट है वो आपके जो आइटम आपको इंसर्ट करना है उससे लेस देन या इक्वल टू है, और उसके नेक्स्ट एलिमेंट से, ठीक है। सपोज जैसे फर्स्ट केस में अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट केस में चेक होगा, इस लिस्ट की मैं बात करता हूं, क्योंकि मुझे चेक करना है, आइटम की वैल्यू है मेरी 44 और मुझे चेक करना है, फर्स्ट केस में 0 से चेक होगा। तो 20 आपका होगा 20 इज़ लेस देन इक्वल टू 44, एंड के लिए दोनों केस ट्रू होने चाहिए। तो ठीक है, आप फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर होगा क्या कि 20 इज़ लेस देन इक्वल टू 44, ठीक है। एंड आपका सेकंड केस क्या है, आइटम, दैट मीन्स 44 इज़ लेस देन एरे i+1 मतलब 32, ठीक है। तो ये केस बन रहा है, ये केस ट्रू हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तो ट्रू हो रहा है लेकिन ये वाला केस क्या हो जा रहा है, फॉल्स हो जा रहा है। तो पहले केस में फॉर लूप के फर्स्ट केस में ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसी तरह फिर आगे बढ़ेगा फॉर लूप। अब सेकंड केस में चेक होगा, सेकंड केस में क्या चेक होगा, यहाँ पहुँच जाएगा 32 पे पहुँच जाएगा। तो अब चेक होगा 32 इज़ लेस देन इक्वल टू 44, एंड 44 इज़ लेस देन इक्वल टू लेस देन 55, लेस देन 55 i+1 का मतलब यहाँ पर एरे i+1 का मतलब 55। तो सेकंड केस में आपकी कंडीशन क्या हो जा रही है, ट्रू हो जा रही है, हो रही नहीं हो रही है। इफ़ कंडीशन आपका क्या हो जा रहा है, दोनों केस क्या हो रहे हैं, ट्रू हो रहे हैं, क्योंकि 32 भी 44 से छोटा है और 44 53 से ऑब्वियसली छोटा है। तो दोनों केसेस आपके क्या हो जा रहे हैं, एंड के केस में दोनों केसेस ट्रू हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब इफ़ वाला कंडीशन, यानी इफ़ कंडीशन सेकंड केस के लिए जब फॉर लूप जब दोबारा चला तो आपका ट्रू हो गया। तो इसका मतलब फॉर लूप के अंदर चला जाएगा और फॉर लूप के अंदर पोजीशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, i+1 कर देगा, ठीक है। पोजीशन की वैल्यू i+1 होगा और प्रोग्राम यहीं पे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि अब आपने आगे चेक नहीं करना है, आपको पता चल गया है कि कहाँ पर आ सकता है वो, यहीं पर आपको पता चल चुका है
कि ये इन दोनों के बीच में ही एलिमेंट आएगा, 32 के बाद आएगा और 55 से पहले वो एलिमेंट आएगा, ये आपको पता चल चुका है, ठीक है। अगर यहाँ पर भी नहीं होता तो फिर वो आगे बढ़ता, बिल्कुल सिमिलरली वो 55 और 76 को फिर चेक करता है इसी तरह से, फिर 76 और 89 को चेक करता, इस ढंग से वो चेक करते रहता कंप्लीटली। आप समझ रहे होंगे बात को। तो अब यहाँ पर मुझे मिल चुका है कि कहाँ पर आएगा मेरा 44, 32 और 55 के बीच में आएगा। तो प्रोग्राम को मैंने यहीं पर क्या कर दिया, आपका ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब प्रोग्राम ब्रेक हो गया, ठीक। अब आपका प्रोग्राम ब्रेक होते ही आपका सीधे कहाँ आ जाएगा, इससे बाहर आ जाएगा और रिटर्न पोजीशन कर देगा, उस पोजीशन को रिटर्न कर देगा आपका, जो वो पोजीशन पर जहाँ पर मुझे पोजीशन मिली थी, ठीक है। उस पोजीशन को कहाँ रिटर्न करेगा, किसके अंदर रिटर्न करेगा, क्योंकि कॉलिंग फंक्शन पर रिटर्न होता है आपका, तो किसको मिल जाएगी, ये पोजीशन को मिल जाएगी, यहाँ पर वो रिटर्न हो जाएगा। समझ रहे होंगे बात आप कि जो भी फंक्शन क्या करता है, ये भी हमने फंक्शन डेफिनेशन वाले उसमें पढ़ा हुआ है कि जो आपका रिटर्न होता है स्टेटमेंट, जो वैल्यू रिटर्न करता है वो कहाँ रिटर्न करता है, आपने कॉलिंग स्टेटमेंट में रिटर्न करता है, तो यहाँ रिटर्न करेगा और वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, पोजीशन के अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे पोजीशन पता चल चुकी है, तो अब मेरा काम क्या है, एलिमेंट को शिफ्ट करके उस पोजीशन पे जगह को खाली करना, ठीक है। तो अब मैं कॉल कर दूंगा किसको, शिफ्ट फंक्शन को कॉल कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। अब शिफ्ट फंक्शन के अंदर भी मैंने दो आर्ग्यूमेंट पास कर दिए, एक तो माई लिस्ट जो लिस्ट थी जिस पर वर्क होना है, और दूसरा उस पोजीशन को पास कर दिया जो पोजीशन मुझे अभी मिली हुई थी, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब शिफ्ट फंक्शन कॉल हो गया, शिफ्ट फंक्शन कॉल हो गया तो कंट्रोलर अब कहाँ चले जाएगा, सीधे शिफ्ट की डेफिनेशन में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि शिफ्ट फंक्शन कॉल हुआ है तो शिफ्ट की डेफिनेशन में चला जाएगा। और शिफ्ट की डेफिनेशन में भी आप देख रहे हैं AR नाम ही है उसका, माई लिस्ट का नाम यहाँ AR है, और पोजीशन का यहाँ पर बन गया है POS, तो पोजीशन की वैल्यू किसको मिल जाएगी, POS को मिल जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या करा, सबसे पहला स्टेटमेंट इसके अंदर लिखा है AR.append none। इस लाइन का मतलब है कि अब क्योंकि मुझे मेरे एलिमेंट तो थे इतने, आपके एलिमेंट थे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक नया एलिमेंट जोड़ना है, तो एक जगह खाली ब्लैंक इसकी लास्ट में जोड़नी पड़ेगी। जो एरे थी आपके, वो एरे में सारे एलिमेंट फिल थे, ठीक है। अब एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना है तो सबसे पहले एक ब्लैंक जो लोकेशन है वो सबसे लास्ट में मैं ऐड कर दूंगा उसके। तो ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है उसी में एक लोकेशन, नन लोकेशन का मतलब हो जाएगा कोई ब्लैंक लोकेशन वहाँ ऐड कर देगा, ताकि मैं 100 को उधर शिफ्ट करूँ, फिर 99 को आगे शिफ्ट करूँ, ऐसे 89 को आगे शिफ्ट करूँ और 76 को फिर आगे शिफ्ट करूँ और 55 को आगे शिफ्ट करूँ, तब 55 की जगह अब मेरी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। इस ढंग से मेरा, इसके लिए मैंने क्या करा कि आपका जो लिस्ट है वो आपका इस ढंग से हो जाएगा, ठीक है। ये कितने एलिमेंट्स थे इसमें, यहाँ 20 था पहले उसमें, ठीक है, यहाँ 32 था, ठीक, आप समझ रहे होंगे, यहाँ 55, यहाँ 76, यहाँ 89, 90, यहाँ 100 और लास्ट में फिर एक और ब्लैंक जुड़ जाएगा, ठीक है। ब्लैंक आपका एक नया लोकेशन जुड़ गई उसकी। अब उसके बाद क्या करा, उसका साइज़ आपने निकाल दिया दोबारा से, तो अब इसका साइज़ अभी तक कितना था, 7 था, अब इसका साइज़ हो जाएगा 8, ठीक है। और आई के अंदर साइज़ मैंने 1 वैल्यू पुट कर दी और तब तक इसको चलाया, वाइल लूप चलाया कि जब तक i इज़ ग्रेटर देन पोजीशन है, क्योंकि मुझे कहाँ तक शिफ्ट करना है ये भी ध्यान देना है मुझे कि सारे एलिमेंट को नहीं शिफ्ट करना है, केवल पोजीशन तक ही शिफ्ट करना है, तो जहाँ पर उसकी पोजीशन मुझे मिली थी, ठीक। तो वहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एरे i में एरे i-1 इंसर्ट कर दे रहा हूँ, मतलब कि राइट शिफ्ट कर दे रहा हूँ, एलिमेंट को कहाँ शिफ्ट कर दे रहा हूँ, 100 जो है आगे बढ़ जाएगा, 90 उसकी जगह पर आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस वाइल लूप चलेगा, कहाँ तक चलेगा ये, जब तक i इज़ ग्रेटर देन पोजीशन है। ये पूरे लूपिंग आपको पता है कि कैसे वर्क करता है, पूरा फॉर लूप जब तक चलता रहेगा, सॉरी वाइल लूप तब तक चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती कि i की वैल्यू, जब तक i अभी क्या है आपका, i आपका है 8, हाँ, जब तक 8 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू पोजीशन है आपका, किस पोजीशन पर वो मिला था आपको, इस 0 1 2 पोजीशन पर मिला था, 0 1 2 पोजीशन पर मिला था। 2 पोजीशन पर जब तक 8 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तब तक वो क्या करता रहेगा, एरे आई में, एरे आई का मतलब फर्स्ट केस में एरे 8 में, एरे 8 जो अभी नया लोकेशन आपने जोड़ी थी उस 8 में i-1 मतलब 100 को शिफ्ट कर देगा, फिर उसके बाद i में डिक्रीमेंट हो जाएगा, फिर 90 जो है 100 की जगह पर शिफ्ट हो जाएगा, जैसा इसमें आपको उसके थ्रू मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था कि 100 यहाँ शिफ्ट हो रहा है। तो ये पूरा कौन कर रहा है, ये सारा काम, ये शिफ्टिंग का काम कौन करा रहा है, उसको वाइल लूप करा रहा है, ठीक है। और ये शिफ्ट करते करते आपके इंडेक्स 2 तक ये पहुँचेगा और इसके बाद वाइल लूप क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। वाइल लूप फिनिश हो जाएगा तो आपको जगह मिल गई, ब्लैंक कर दी आपने जगह, ठीक है, पूरी प्रोसेस होगी। अब उस जगह पर आप क्या करिए, मेन प्रोग्राम में माई लिस्ट पोजीशन पर ये जो स्टेटमेंट लिखा है, माई लिस्ट पोजीशन पर आपका आइटम को इंसर्ट कर दीजिए, क्योंकि पोजीशन क्या मिली थी आपको, 2 मिली थी, तो माई लिस्ट 2 पर
जो माई लिस्ट 2 था, क्योंकि ये एलिमेंट आप कहाँ हो चुके होंगे, शिफ्ट हो चुके होंगे आगे, तो ये पोजीशन क्या होगी खाली हो गई होगी। जो 55 जो पोजीशन थी वो क्या हो चुकी है, खाली हो चुकी है, क्योंकि 55 राइट साइड में शिफ्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, उसको आइटम को इंसर्ट कर दीजिए, जो आपका आइटम इंसर्ट होना था 44। ओके, तो बस उसके बाद फाइनली आप इस लिस्ट को क्या कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए आफ्टर इंसर्शन। तो आपको वो नई लिस्ट शो होगी जिसमें कितने एलिमेंट होंगे, 8 एलिमेंट होंगे। अभी तक कितने एलिमेंट थे, 7 एलिमेंट थे, और नए लिस्ट में आपको 8 एलिमेंट शो होंगे, जिसमें आपका सबसे पहले 20, फिर 32, फिर उसके बाद यहाँ पर 44 शो होगा, देन फिर उसके बाद 55, फिर 76, फिर 89, फिर 90 और लास्ट में फिर 100। तो इस ढंग से 8 एलिमेंट आपको नई लिस्ट में आपको शो होंगे। ठीक है, समझ में आई बात। तो इस ढंग से ये पूरा प्रोसेस इंसर्शन का चल रहा है। इसका जो प्रोग्राम है इसको हम अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको पाइथन आइडियली में भी आपको वर्क करके दिखाऊंगा कि कैसे ये वर्क हो रहा है पूरा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है बाइसेक्ट मॉड्यूल इन पाइथन। तो अभी तक हम क्या कर रहे हैं कि एलिमेंट्स को जो कोई नया एलिमेंट इंसर्ट हो रहा है तो उसके लिए पहले पोजीशन फाइंड कर रहे हैं, उसकी पोजीशन फाइंड कर रहे हैं, फिर पोजीशन को खाली कर रहे हैं। तो खाली करने के लिए क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। तो इस जो शिफ्टिंग का जो पूरा कंप्लीट प्रोसेस है ये क्या होता है, कह रहा है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। इसमें प्रोसेसिंग में बहुत टाइम लग जाता है। तो आपका प्रोग्राम जो आपका CPU है वो काफ़ी टाइम लेता है इसको प्रोसेस करने में, शिफ्ट करने में। ठीक है, तो अगर आपको टाइम को सेव करना है तो पाइथन के पास एक बेटर मॉड्यूल, एक एल्गोरिदम है, ठीक है, जो आपको प्रोवाइड करता है एक ऐसा मॉड्यूल जिसकी मदद से आप बहुत आसानी से किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। उसको बोलते हैं बाइसेक्ट मॉड्यूल। ओके, एज वी सीन दैट द इंसर्ट ऑफ न्यू एलिमेंट रिक्वायर्स शिफ्टिंग ऑफ अ एलिमेंट टू मेक अ रूम फॉर अ न्यू एलिमेंट, बट शिफ्टिंग ऑफ एलिमेंट इज एन अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड इट शुड बी अवॉइडेड यूजिंग द बाइसेक्ट एल्गोरिदम। इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, कह रहा है ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है पूरा, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं किसकी मदद से, बाइसेक्ट एल्गोरिदम की मदद से। आपको पाइथन में जो बाइसेक्ट मॉड्यूल होता है उसकी मदद से हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली हमें क्योंकि क्या चाहिए, प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए जो फास्ट एग्जीक्यूट हो। ठीक है, तो इसलिए हम अगर हमारे पास बेटर अगर ऑप्शंस हैं तो हम उन ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। तो पाइथन प्रोवाइड्स अस अ बाइसेक्ट मॉड्यूल विच हेल्प अस टू रिमूव द अबव प्रॉब्लम। हमें एक बाइसेक्ट मॉड्यूल पाइथन में अवेलेबल है लाइब्रेरी में इसकी। हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू इम्पोर्ट द बाइसेक्ट मॉड्यूल इन योर प्रोग्राम। प्रोग्राम में पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा और देन फिर ये लाइन लिखनी पड़ेगी बाइसेक्ट डॉट इंसर्ट इस ढंग से, और उसके अंदर उस लिस्ट को पास करना पड़ेगा और नए एलिमेंट को पास करना पड़ेगा जिसको मुझे इंसर्ट करना है। ठीक है, जिस लिस्ट में इंसर्ट करना है उस लिस्ट को पास करना पड़ेगा। 2 आर्ग्यूमेंट इस इंसर्ट फंक्शन के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ेंगे, लिस्ट और जो नया एलिमेंट में इंसर्ट कर रहा हूँ उन दोनों को पास करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, जो इंसर्ट फंक्शन है, इंसर्ट फंक्शन ऑफ अ बाइसेक्ट मॉड्यूल इंसर्टेड इन आइटम इन द शॉर्टेड सीक्वेंस, ये तो वो सिंपली क्या कर देता है, उसको शॉर्टेज सीक्वेंस में ही उस आइटम को पर्टिकुलर लोकेशन पे जहाँ उसको इंसर्ट होना है वहाँ पर इंसर्ट कर देता है। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है कि जो ये आपका बाइसेक्ट मॉड्यूल काम करता है ये असेंडिंग ऑर्डर में ही काम करता है। ये भी ध्यान देना है कि जो आपकी लिस्ट है, अगर आपको लिस्ट अगर या एरे है, अगर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको गिवन है तो आपको उसको असेंडिंग ऑर्डर में पहले शॉर्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये आपका ये बाइसेक्ट मॉड्यूल उसमें काम करेगा। ठीक है, तो सिंपल है कि इंसर्ट फंक्शन इसमें यूज़ हो रहा है। एक इंसर्ट फंक्शन क्या कर रहा है, उसको एलिमेंट को इंसर्ट करने में मदद कर रहा है। ठीक है, और सेकंड केस क्या कह रहा है, बाइसेक्ट मॉड्यूल ऑफर्स अ अनदर फंक्शन बाइसेक्ट। एक बाइसेक्ट फंक्शन भी है मॉड्यूल के अंदर ही, एक कौन सा फंक्शन है, बाइसेक्ट फंक्शन भी है, दैट रिटर्न्स द एप्रोप्रिएट इंडेक्स वेयर द न्यू आइटम कैन बी इंसर्टेड। अगर मुझे ये जानना है कि मेरा नया एलिमेंट किस इंडेक्स पर स्टोर होगा, ठीक है, उसके लिए मैंने पूरा इससे पहले वाले प्रोग्राम को देखा होगा तो आपने वो काफ़ी लेंथी प्रोग्राम बना था। उसके लिए हमें ये पूरा का पूरा क्या बनाना पड़ा, एक शिफ्ट फंक्शन बनाना पड़ा जो क्या फाइंड पोजीशन फंक्शन बनाना पड़ा जो उसकी पोजीशन को क्या कर रहा था, फाइंड कर रहा था और उस इंडेक्स को मुझे रिटर्न करके दे रहा था कि किस पोजीशन पर वो आ सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिंपली वो सारा काम किसकी मदद से हो जा रहा है, एक सिंपल से छोटे से फंक्शन जिसका नाम है आपका बाइसेक्ट फंक्शन। ये फंक्शन क्या कर रहा है, मुझे इंडेक्स को रिटर्न करके दे रहा है आसानी से। तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा बाइसेक्ट, मॉड्यूल का नाम हो गया, और फंक्शन का नाम डॉट बाइसेक्ट, उस लिस्ट का नाम और उस एलिमेंट को जो मुझे इंसर्ट करना है। ठीक है, तो ये सीधे सीधे उस एलिमेंट का इंडेक्स मुझे दे देगा, उस एलिमेंट की लोकेशन मुझे बता देगा कि कहाँ पर ये उस लिस्ट में क्या हो सकता है, इंसर्ट हो सकता है। उसका पूरा इंडेक्स मुझे रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस कैसे हो रहा है इसको भी हम एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। प्रोग्राम टू इंसर्ट एन एलिमेंट यूजिंग बाइसेक्ट मॉड्यूल, वही है, इंसर्ट करना ही है, लेकिन बाइसेक्ट मॉड्यूल का यूज़ कर रहे हैं हम। पूरा ट्रेडिशनल जो मेथड हमने अभी तक सीखी थी उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। ट्रेडिशनल मेथड थोड़ा सा क्या है, लेंदी है,
और टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा क्या है, ज़्यादा फास्ट है, इसलिए पाइथन लैंग्वेज जो है थोड़ा ज़्यादा यूज़ की जा रही है आजकल, ठीक। तो इंपोर्ट बाइसेक्ट, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बाइसेक्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा इस लाइब्रेरी में से, ठीक है। मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया मैंने, ठीक। उसके बाद मैंने वो लिस्ट आपने बना ली जिस लिस्ट मुझे इंसर्शन करना है, ठीक है। वो लिस्ट एक इंसर्ट कर ली, उस लिस्ट को आप प्रिंट करा सकते हैं, आपने प्रिंट करा दिया। उसी तरह से नेक्स्ट वर्क क्या करना है, मुझे जिस आइटम को इंसर्ट कराना है उसको इनपुट फंक्शन की मदद से इनपुट करा लिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने लिखा है इंडेक्स इक्वल टू यहाँ पर कॉल करा रखा है बाइसेक्ट आपके फंक्शन को, तो बाइसेक्ट फंक्शन को मैं उसी ढंग से कॉल कराऊंगा। बाइसेक्ट मॉड्यूल का नाम लिखूंगा, डॉट बाइसेक्ट फंक्शन का नाम, उसके अंदर माई लिस्ट जो मैंने अभी बनाई थी आपकी लिस्ट, और उस आइटम को जो मैं इंसर्ट करने जा रहा हूँ। तो ये क्या कर देगा, ये इंडेक्स रिटर्न कर देगा मुझे कि किस इंडेक्स पे ये एलिमेंट जो आइटम मैं इंसर्ट करने जा रहा हूँ, ये आइटम मैं इंसर्ट करने जा रहा हूँ, वो किस इंडेक्स में स्टोर होगा उसके, ठीक है। तो सिंपली वो क्या दे देगा आपको, मतलब ये 2 रिटर्न कर देगा, क्योंकि अगर मैं उसी लिस्ट की, क्योंकि मैंने वही लिस्ट ली है जो पिछले प्रोग्राम में ली थी, तो उसमें जो 44 स्टोर होना था, कहाँ पर होना था, 2 स्टोर होना था, 2 इंडेक्स पे स्टोर होना था। तो ये आपका सीधे क्या स्टोर करके दे देगा आपको, 2 स्टोर करके दे देगा, ठीक है। बल्कि इससे पहले वाले प्रोग्राम में ट्रेडिशनल वे में हमने पूरा का पूरा इसके लिए क्या बनाया था, एक फंक्शन बनाया था। तो लेकिन यहाँ पर एक ही लाइन में इसका क्या मिल जा रहा है मुझे, इंडेक्स रिटर्न हो जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको एक पूरा इंडेक्स रिटर्न कर देगा। एंड फिर उसके बाद आप अगला स्टेटमेंट आपने क्या है, बाइसेक्ट डॉट इंसर्ट माई लिस्ट कॉमा आइटम, ये क्या करेगा, उस आइटम को, उस एलिमेंट को इंसर्ट कर देगा आपके उस लिस्ट में, ठीक है। लेकिन लिस्ट किस में होनी चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में। ये ध्यान देना है आपको कि लिस्ट हमेशा किस में होनी चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में। तो केवल ये 2 लाइन लिखने से आपका क्या हो गया, वो एलिमेंट क्या हो गया, पूरा प्रोसेस इंसर्ट हो गया अपनी प्रॉपर प्लेस में जहाँ पर वो इंसर्ट होना था। और उससे इसका ये फ़ायदा है कि वो क्या करता है, जो आपके एलिमेंट का ऑर्डर है उसको मेंटेन भी रखता है। ऐसा नहीं कि आपके जो एलिमेंट्स हैं उस लिस्ट के अंदर उसके ऑर्डर जो है डिसबैलेंस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो जिस ऑर्डर में पहले थे उसी ऑर्डर में अभी रहेंगे, लेकिन बस क्या करेगा वो कि आपको हमें पूरा शिफ्टिंग का पूरा प्रोसेस नहीं करना पड़ा, वो बाय डिफ़ॉल्ट वहीं पर उस प्रॉपर इंडेक्स में ही उसको एलिमेंट को क्या कर देता है, इंसर्ट कर देता है बाइसेक्ट मॉड्यूल। तो ये बहुत अच्छा एक तरीका है जिसकी मदद से हम, या टेक्निक है जिसकी मदद से आसानी से हम किसी नए एलिमेंट को अपने एक लिस्ट में असेंडिंग ऑर्डर में किसी लिस्ट में इंसर्ट कर सकते हैं। और फाइनली एक प्रिंट स्टेटमेंट आपने लिखा हुआ है यहाँ पर, पी इसमें स्मॉल होगा, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आइटम दैट मीन्स आइटम 44 इंसर्टेड एट इंडेक्स, इंडेक्स ने कौन सी वैल्यू मुझे दी थी अभी, 2, ठीक है। तो आपका आइटम जो इंसर्टेड है वो किस में मिल जाएगा आपको, 44 इंसर्टेड एट इंडेक्स 2 पे आपका लिखा हुआ आ जाएगा। और फाइनली फिर इस लिस्ट को आप क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, ओके। तो इस ढंग से आपका ये क्या प्रोसेस हो रहा है, इंसर्शन का पूरा प्रोसेस हो रहा है किसी भी आपकी लिस्ट में, किसकी मदद से, बाइसेक्ट मॉड्यूल की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द बाइसेक्ट फंक्शन वुड रिटर्न द करेक्ट इंडेक्स, ओके। बाइसेक्ट फंक्शन इसमें क्या कर रहा है, इंडेक्स को रिटर्न कर रहा है, और इंसर्ट फंक्शन क्या कर रहा है, उसको एलिमेंट को इंसर्ट कर दे रहा है प्रॉपर प्लेस पे। तो कितना आसान है, आप देख रहे होंगे। दोनों प्रोग्राम को आप कंपेयर करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स भी आपके बड़े थे, ठीक है। और जितने ज़्यादा स्टेटमेंट्स आपके प्रोग्राम में होंगे सीपीयू पे या प्रोसेसर को उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, और जितने कम स्टेटमेंट में आपका प्रोग्राम होगा वो प्रोग्राम उतनी जल्दी एग्जीक्यूट होगा। तो ये प्रोसेस एक अच्छा मेथड हो सकती है कोई भी नए एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए। तो इसको भी आप समझ लीजिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे ये पूरा वर्क हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब बात करते हैं, इंसर्शन की बात हो चुकी है, अब बात करते हैं हम डिलीशन की, ओके। तो डिलीशन ऑफ अ न्यू एलिमेंट इन द एरे। तो डिलीशन कैसे होता है, तो डिलीशन के लिए भी क्या करना पड़ेगा, आपसे दिमाग में आ रहा होगा आपके कि जिस एलिमेंट को डिलीट करना है उस एलिमेंट को पहले मुझे उस लिस्ट में, जिस लिस्ट में मुझे गिवन है जो एरे है, उस लिस्ट में पहले सर्च करना पड़ेगा कि वो एलिमेंट उस लिस्ट में है या नहीं। तो समझ रहे होंगे आप बात को कि मुझे पहले एलिमेंट को क्या करना है, डिलीट करना है, ओके। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, लिस्ट में सर्च करना पड़ेगा। तो मैं सर्चिंग के लिए कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकता हूँ। मैंने बताया आपको कि 2 टेक्निक होती हैं सर्च की, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, ओके। तो लीनियर सर्च की मदद से भी मैं सर्च कर सकता हूँ एलिमेंट को, और बाइनरी सर्च की मदद से भी मैं सर्च कर सकता हूँ। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि इन दोनों के को, इस टेक्निक को समझने के लिए आप ज़रूर मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोज़ को देख लीजिए जिसमें मैंने बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च के बारे में डिटेल में समझाया हुआ है, ताकि आपको ये प्रोग्राम को समझने में और आसानी रहे।
ठीक है। तो पहले तो पहला काम क्या है, आपको सर्च कर लेना है एलिमेंट को। देन जब सर्च सक्सेसफुल हो जाएगा तो उस एलिमेंट को रिमूव कर देना है, मतलब उस एलिमेंट को डिलीट कर देना है और एलिमेंट को फिर रेस्ट ऑफ एलिमेंट को शिफ्ट कर लेना है ताकि ये सीक्वेंस में आ जाए, आपका ऑर्डर हो जाए। ठीक है, इससे समझ लेते हैं। आपका एक ओरिजिनल एरे यहाँ गिवन है आपको, ठीक है, एक एरे आपका कंप्लीट गिवन है। ठीक, एलिमेंट आपको सपोज डिलीट करना है 31 को आपको डिलीट करना है। तो 31 को डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपने सर्च करा कि 31 कौन से इंडेक्स पे मिला, उसे 4th इंडेक्स पे आपको 31 मिल चुका है। आपने सर्च टेक्निक यूज़ करी, ठीक है, चाहे आप लीनियर सर्च कर लीजिए चाहे बाइनरी सर्च कर लीजिए, तो उसकी मदद से आपको पता चला कि 4th इंडेक्स पे है वो एलिमेंट आपका मौजूद है उस लिस्ट में। तो अब इस एलिमेंट को आपने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया और उसके बाद एलिमेंट को वापस ऊपर शिफ्ट कर दिया, और ताकि फाइनल लिस्ट आपकी एक सीक्वेंस में आपको इस ढंग से मिल जाए। तो ये पूरा एक एल्गोरिदम टाइप का है इसका डिलीशन का। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस को अब हम एक प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे कि डिलीशन कैसे होता है किसी भी लिस्ट में, लीनियर लिस्ट में या एरे में। ठीक, तो इसका प्रोग्राम समझ लीजिए। प्रोग्राम भी इसके लिए भी हमने एक फंक्शन यूज़ कर रखा है, बाइनरी सर्च मेथड का यूज़ कर रहा है ये। ठीक है, कौन सी मेथड का, बाइनरी सर्च मेथड टेक्निक का यूज़ कर रहा है सर्च करने के लिए। आप लीनियर सर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बाइनरी सर्च के बारे में थोड़ा सा समझाया है, तो आप आई होप आपको ये और समझ में आ जाएगा आसानी से। तो सबसे पहले मेन प्रोग्राम की बात करते हैं। तो लिस्ट मैंने इंसर्ट कर ली, पहले एक लिस्ट ले ली है। ठीक है, इस लिस्ट को मैंने प्रिंट करा दिया स्क्रीन पे। उसके बाद मैंने आइटम एक इंटर करा दिया जिसको मुझे डिलीट करना है। ठीक है, इनपुट एंटर द एलिमेंट ये आइटम अभी ऐसा आइटम है जिसको मुझे डिलीट करना है। ठीक है, डिलीट करना है तो आइटम मेरे पास आ चुका है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस आइटम को उस लिस्ट में सर्च करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर फंक्शन कॉल कर दिया, बी सर्च फंक्शन कॉल कर दिया। ठीक है, बाइनरी सर्च फंक्शन बना रखा है इसके लिए। इस फंक्शन को कॉल कर दिया और उसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट पास कर दिए, जिसके अंदर माई लिस्ट और आइटम दोनों कर दिया। माई लिस्ट जो है ये इस लिस्ट में सर्च करेगा और इस आइटम को सर्च करेगा वो। ठीक है, तो कंट्रोलर सीधे इसके बाद तुरंत कहाँ चले जाएगा, इसकी डेफिनेशन पर पहुँच जाएगा। कंट्रोलर इसकी डेफिनेशन में पहुंच जाएगा और यहाँ ये चेक करेगा कि यहाँ देखेगा कि यहाँ 2 आर्ग्यूमेंट है AR और आइटम। तो यहाँ माई लिस्ट किस नाम से जानी जा रही है, AR से, और आइटम का वैल्यू आइटम को ही मिल रही है। ठीक है, तो इस ढंग से अब इसके अंदर बाइनरी सर्च का जो पूरा प्रोसेस है उसको समझना है अब हमें कि कैसे वो सर्च करेगा। ठीक है, तो हमें इसको समझना है आसानी से। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था आपसे, बाइनरी में क्या होता है, बाइनरी सर्च में वो 3 आर्ग्यूमेंट ले लेता है, 3 वेरिएबल्स ले लेता है, बिगनिंग, लास्ट और मिडिल। ठीक है, तो पहले सबसे पहले बिगनिंग की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि पहले इंडेक्स को बिगनिंग मान लेगा, वही उसने किया है। और लास्ट वाले को जितनी उसकी लेंथ है उससे एक -1। ठीक है, तो लेंथ -1 में अगर उसकी लेंथ 8 है तो आपका 7 हो जाएगा इस केस में लास्ट की वैल्यू। ठीक, और उसके बाद आपका एक वाइल लूप चल रहा है। वाइल लूप आपने लगाया है बिगनिंग इज लेस देन लास्ट, और उसके जो प्रोसेस मैंने समझाया था आपको बाइनरी सर्च का, वो सारा प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है। सबसे पहले मिडिल पोजीशन फाइंड कर रहा है, फिर ये चेक कर रहा है कि वो मिडिल पोजीशन पे वो आइटम तो नहीं है। ठीक है, अगर वो आइटम आपका मिडिल पोजीशन पे ही मिल जाता है उसको, तो वहीं पर से आपका मिडिल पोजीशन को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। और वो मिडिल पोजीशन कहाँ मिल जाएगी, पोजीशन में मिल जाएगी। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर चेक करता है कि आइटम जो है मिडिल पोजीशन से बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा है तो बिगनिंग की पोजीशन चेंज कर देगा। ठीक है, और छोटा है तो लास्ट की पोजीशन चेंज कर देगा। ये मैंने अभी आपको समझाया था कि कैसे उसमें प्रोसेस हो रहा है। उसको आप दोबारा से वीडियो को बैक करके आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस इस ढंग से चल रहा है और तब तक ये चलेगा, ये वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक बिगनिंग इज लेस देन लास्ट, मतलब बिगनिंग की वैल्यू लेस देन इक्वल टू लास्ट नहीं हो जाती, तब तक ये वाइल लूप आपका प्रोसेस होता रहेगा। और ये सारी जितने भी स्टेटमेंट हैं ये रन होते रहेंगे, इनमें से जो भी स्टेटमेंट आपके ट्रू होंगे। तो फाइनली एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर आइटम क्या हो जाएगा, एरे मिड के इक्वल हो जाएगा और आपको मिडिल पोजीशन पर वो एलिमेंट फाइंड हो जाएगा और वहाँ से रिटर्न कर देगा मिडिल पोजीशन को। कहाँ रिटर्न हो जाएगी मिडिल पोजीशन पर रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, पोजीशन मतलब ये वही पोजीशन है जहाँ पर वो एलिमेंट मुझे मिला हुआ है। ठीक है, जैसे मैं इसमें आपको समझा रहा था कि जो मिडिल पोजीशन ने क्या रिटर्न कर दी, पोजीशन रिटर्न कर दी, दैट मीन्स इंडेक्स 4 रिटर्न कर दिया। ठीक है, ये 4 जो है रिटर्न हो जाएगा कहाँ पर, ये 4 इस केस में अगर मैं 31 को ही मुझे सर्च करना है तो इस केस में ये 4 जो है रिटर्न हो जाएगा यहाँ पर पोजीशन पर रिटर्न हो जाएगा। और अब चेक करेगा कि इफ पोजीशन मतलब ट्रू है तो माई लिस्ट पोजीशन को डिलीट कर, तो रिटर्न पोजीशन उसने क्या कर दिया, पोजीशन यहाँ पर रिटर्न कर दिया और उसके बाद पोजीशन आपको मिल गया है। अब आपने क्या कर दिया, उसको डिलीट कर दिया, एलिमेंट को डिलीट कर दिया है। डिलीट करने के बाद उस लिस्ट को आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर प्रिंट कर दीजिए।
ठीक है, डिलीटेड एलिमेंट को, उसके बाद लिस्ट को आपने प्रिंट कर दिया। और ये वाला केस कब काम करेगा, एल्स केस कब काम करेगा, ये एल्स केस तब काम करेगा जब आपका वो एलिमेंट, जब बाइनरी सर्च जो है फॉल्स हो जाएगा, मतलब वो बाइनरी सर्च टेक्निक से आपने एलिमेंट को सर्च किया और वो एलिमेंट उसमें मौजूद नहीं है, तो आपका रिटर्न फॉल्स करेगा उस केस में, एल्स केस काम करेगा। इफ़ केस काम नहीं करेगा, वाइल का एल्स केस काम करेगा और फॉल्स रिटर्न हो जाएगा यहाँ पर, और फॉल्स पोजीशन के अंदर फॉल्स वैल्यू आ जाएगी, और फॉल्स वैल्यू आ जाएगी तो इसका मतलब ये एल्स काम करेगा, और एल्स में लिखा हुआ आ जाएगा आपका सॉरी नो सच एलिमेंट फाउंड इन द लिस्ट। जिस एलिमेंट को आप डिलीट करना चाहते थे वो एलिमेंट आपके लिस्ट में मौजूद ही नहीं है। ठीक है, तो इस ढंग से ये पूरा प्रोसेस क्या कर रहा है, आपका काम कर रहा है। ठीक, तो ये समझ में आ रहा होगा। ये जो एल्स है, ये वाइल लूप का एल्स है। ये कब काम करेगा, जब ये वाइल लूप पूरी तरह एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा है कि फॉर के साथ भी एल्स यूज़ हो जाता है और वाइल के साथ भी एल्स यूज़ हो जाता है, तो लूप के साथ भी हम एल्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो पूरा प्रोसेस जो वाइल लूप का कंप्लीट हो जाएगा, पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने का मतलब ये है कि उसको वो एलिमेंट मिलेगा ही नहीं उस लिस्ट में जो प्रोसेस चल रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब इसका एल्स काम करेगा और रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, और पोजीशन की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। और इफ़ फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा तो एल्स केस में चला जाएगा आपका कंट्रोलर और प्रिंट ये आएगा। ठीक है, और अदरवाइज़ अगर वो एलिमेंट मिल जाता है तो मिड पोजीशन आपकी रिटर्न होगी, मिड पोजीशन पे वो कभी न कभी वो एलिमेंट मिल जाएगा और वो मिड पोजीशन को मिल जाएगी यहाँ पर, और पोजीशन की वैल्यू ट्रू मिलेगी तो उसको डिलीट कर देगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस चल रहा है डिलीशन का, बहुत आसान सा प्रोग्राम है। बस आपको समझना है बाइनरी सर्च को पहले, कि बाइनरी सर्च की टेक्निक कैसे काम कर रही है। इसको फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसको आप अगर आप बहुत बेटर ढंग से सीखना चाहते हैं तो मेरे बनाए गए वीडियोज़ को आप देख लीजिए एक बार, उसका लिंक में फिर इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाइनरी सर्च को भी आप देख लीजिए, लीनियर सर्च को भी देख लीजिए, और सारे सॉर्टिंग टेक्निक्स को भी आप ज़रूर एक बार देख लीजिए, ताकि आपको आसानी से प्रोग्राम को भी समझने में आसानी हो जाए और डिलीशन भी आप आसानी से कर पाएँ किसी भी लिस्ट में। ठीक है, तो हमने सीखा कि कैसे आपका डेटा स्ट्रक्चर वर्क करता है, कौन कौन से ऑपरेशंस हम डेटा स्ट्रक्चर पर कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हम एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं किसी डेटा स्ट्रक्चर में, लिस्ट में, और कैसे एलिमेंट को हम डिलीट करते हैं। ठीक, और हमने डिटेल में बाइसेक्ट मॉड्यूल के बारे में भी पढ़ा, जो मदद करता है हमें हमारी प्रोसेस को और फास्ट करने में। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस पूरी प्रोसेस आपकी कैसी आपको समझ में आई या नहीं आई, इसको आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। और जो भी आपकी क्वेरीज़ होंगी उनको भी आप कमेंट के थ्रू मुझसे शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं आने वाले वीडियोज़ में उन क्वेरीज़ को रिमूव कर पाऊँ। ठीक है, और कंप्लीट जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़रूर इस वीडियो को कंप्लीट देखें। ठीक है, और इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि उनके सिलेबस का ही एक पार्ट है। और मिलते हैं अगले वीडियो में इन्हीं इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशंस के प्रोग्राम्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।